Hey, what's up everyone? So, I'm back now again with the newest chapter of civics, the Indian Constitution, okay? तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली वी विल डिवाइड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स, ओके? फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग कवर करने वाले हैं इस वाली चीज़ को कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके? And in second part, we will cover the key features. Like, let me show you. See, first part में तो हम लोग complete करेंगे this need for constitution, and in second part we will cover this the Indian Constitution के key features. Okay? तो हम लोग इसको एक एक करके complete करने वाले हैं. Let's start with the theory first of all. But before that, I want to give you some introduction of this chapter. तो बेसिकली इफ़ वी आर स्टार्टिंग की कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली मतलब हम उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो कि आपके यहाँ बुक में भी दिया हुआ है ये. तो इसका ये लोग कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग अगर फुटबॉल से एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो देखो, फुटबॉल गेम का नाम भी एवरीवन हैव हर्ड, राइट? तो उसमें हमने देखा है कि कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गेम्स के, राइट? उसमें एक रूल होता है कि अगर आप बॉल को हैंड में पिकअप कर लेते हो देन इट इज कंसीडर्ड एज फाउल, ठीक है? तो अगर फाउल हो जाता है तो मतलब कि वो रॉन्ग हमने वो लिया था, जो भी उसमें डिसीजन लेना था या उसके रूल्स के अगेंस्ट था वो चीज, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लेयर्स फुटबॉल में बॉल को हैंड में उठा के पास ऑन करने लगे एक दूसरे को, तो फिर तो फुटबॉल ही नहीं रहा ना वो गेम हम फुटबॉल कहेंगे ही नहीं, ओके? तो इसी तरह से और भी कुछ गेम्स हैं जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, ठीक है? सबके अपने अपने कुछ ना कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो खेले जाते हैं, राइट? तो हर एक का अपना अपना एक रूल्स है जो कि उस गेम को डिफाइन करता है और हमारे को हेल्प करता है कि एक गेम दूसरे गेम से किस तरह डिफरेंट है. लाइक क्रिकेट में वी यूज बैट एंड बॉल एंड मेनी अदर थिंग्स, ओके? बट इन फुटबॉल वी स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली वन फुटबॉल टू प्ले विद इट, ठीक है? तो हर एक के अलग अलग चीजें हैं, राइट? अब अगर हम ये कहें कि इन चीजों को क्या कह सकते हैं, ये चीजें क्या है, फंडामेंटल ऑफ द गेम, ठीक है? तो इसलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम, राइट? सो इन्हीं गेम्स की तरह हमारी सोसाइटी के पास भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं जो कि इस सोसाइटी को किसी दूसरी सोसाइटी या दूसरे कम्युनिटीज के लोगों से डिफरेंट बनाती है, राइट? तो इस तरह के जो हम ये कह सकते हैं कि in large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं जिसमें बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारा ये रूल्स बहुत काम आते हैं जो कि एक जनरल अग्रीमेंट के बेसिस पे बने होते हैं. हमने लिखा है ना थ्रू कंसेंसस, तो मतलब एक जनरल अग्रीमेंट के बेसिस पे दे आर फॉर्मुलेटेड, तो दे आर यूज्ड अप देयर ओनली, ओके? और आजकल की मॉडर्न कंट्रीज भी अगर हम देखें तो उनमें भी ये जो इस टाइप के एग्रीमेंट्स हैं वो यूजुअली रिटन फॉर्म्स में होते हैं. तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इस तरह के रूल्स लिखे होते हैं हम लोग देख पाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? नाउ फॉरवर्डिंग मोर इन दिस चैप्टर विद द हेडिंग व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. So, today, most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. तो ये लोग कहना चाहते हैं कि nowadays most countries जो हैं, ज़्यादातर countries जो हैं, सबके पास अपना अपना constitution बना हुआ है. While जो जितनी भी democratic countries हैं, सबके पास अपना अपना constitution है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है. नो, वी कांट से दैट, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ना कुछ पर्पसेस होते हैं अपने. तो पहला पर्पस हम लोग देखते हैं कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. तो इट मीन टू से कि ये कुछ ना कुछ आइडियल्स हमें प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स या फिर आइडियल्स इस टाइप के लिखे होते हैं जो कि हमारी कंट्री का काइंड बताते हैं कि हम लोग कैसे अपनी कंट्री में रहना चाहते हैं, मतलब रहने वाले हैं, और हमारा एक बेसिस डिफाइन करता है कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से एस्पायर करते हैं रहने के लिए. और पुट अनदर वे,
अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और ये हमारे को, अगर हम दूसरी तरह से सोचे तो ये भी कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे को वो चीज बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर किस टाइप का है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर डिफरेंट बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कंट्री जो है वो यूजुअली डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल्स की होती है, ठीक, पीपल की होती है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि तरह तरह के बिलीव्स शेयर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो नेसेसरली इश्यूज पे एग्री भी कर रहे हैं। ऑल्दो ये कंपल्शन हो सकती है या फिर इट्स जनरल कि वो बिलीव्स को शेयर करें, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उन इश्यूज, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, सब में एग्री कर जाएं नेसेसरली। तो वो चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन help serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को इस तरह के सेट ऑफ रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे को देता है, जो कि सारे जो जितने भी लोग हैं कंट्री में उसको उस पर एग्री करना पड़ता है और सबके लिए वो चीज़ इक्वल रहती है फिर, तो उस तरह से हमारी कंट्री फिर गवर्न रहती है। तो ये इसलिए हमारे को हेल्प करता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की टाइप ही नहीं होती कि हमारे को उसमें लिख के दे दिया कि इस टाइप की गवर्नमेंट फॉलो होगी, नो, बट इट ऑल्सो गिव्स एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। लेकिन उसमें कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ वो भी लिखे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आइडियल्स के बेसिस पे, जिससे कि कंट्री को अपहोल्ड करना पड़ता है, राइट। तो दिस शोज हमारा फर्स्ट पर्पस कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, राइट। अब हमारे को ये लोग एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। So let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. हम लोग को पता है नेपाल कहाँ पर है, इंडिया में नॉर्थ वाले बॉर्डर लाइन पे, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे कंट्रास्टिंग सिचुएशन से। देखो, अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, मतलब ये कह सकते हैं अंटिल 2015 तक भी जो हमारा ये कह सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, राइट। तो the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. क्या हुआ था कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का, जो कि 1990 में अडॉप्ट करा गया था, राइट। तो मतलब 1990 से उस वाले कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो वो हमारे को क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो नेपाल था उसकी जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किंग के पास ही रहती थी। मतलब अगर कोई डिसीजन, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन तब भी कोई ना कोई अगर हमारे को डिसीजन लेना तो वो किंग से अथोराइज होके आता था, तो कोई फायदा नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पीपल्स मूवमेंट जो था नेपाल में, उन्होंने इस चीज के लिए फाइट भी की थी कि उनको अपना डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। उनको डिकेड्स लग गए अपने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में, और 2006 में वो फाइनली इस चीज में सक्सीड हुए कि उनका जो था किंग के पावर्स का अब एंड हो गया था और अब उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब क्या था कि पीपल जो थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाना था कह सकते हैं, कि नेपाल को एज अ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर पाए वो लोग, राइट। तो रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब क्या रीजन था कि वो लोग पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। तो ये भी थोड़ा बहुत अपना हाईलाइट कर लेना, द वे आई एम हाईलाइटिंग, because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have to fought for. तो वो ये कह रहे हैं कि ये रीजन क्या था कि वो नहीं चाहते थे कि जो पुराने आइडियल्स थे कंट्री के, उसके बेसिस पे नेपाल को रिफ्लेक्ट कराया जाए, रादर वो अपना फाइट करके अपने अकॉर्डिंग एक राइट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना चाहते थे, जिससे कि नेपाल एक डेमोक्रेसी कहलाया जा सके। बिकॉज वी जस्ट नाउ रेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं का बन गया तो उसको हम डेमोक्रेसी बोल दें, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट। तो एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, सो नेपाल by moving from a monarchy to democratic government
needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. So interesting feature guys, so interesting. जैसे फुटबॉल गेम ले लो आप, फुटबॉल गेम में क्या होता है कि अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो हैं उसके अगेंस्ट जाएंगे हम, तो गेम का पूरा वही चेंज हो जाता है, राइट, खेलने का तरीका वगैरह, तो उसके रूल्स भी नहीं फॉलो हो रहे हैं, तो वो गेम फुटबॉल ही क्यों खिलाया जाएगा, और कोई गेम नाम रख दो उसका। ऐसे ही नेपाल में अगर हम देखे जाएं तो नेपाल में हम मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे तो अब मूव ऑन कर चुके हैं। अब जरूरत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की, कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज कर देंगे तो सोसाइटी में जो भी उनको चेंजेस लाने हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज रहेंगे। तो इस वजह से नेपाल ने फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया अपना 2015 पे। यार दिस इज सो रीसेंट, लाइक दिस इज राइट नाउ 2022 and it is about 2015, right? So interesting now. So caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. So this caption which is given over here, you can see इसमें सिचुएशन बता रहा है कि नेपाल ने किस तरह से क्या किया था। We will read this, but before that you must understand, यहाँ पर एक contrasting situation से आपको explain करके दिखाया है। अब ये देखते हैं कि country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy. नेपाल के जो लोग थे उनमें बहुत सारे लोगों को विटनेस करना पड़ा डेमोक्रेसी के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, उस सब के लिए। तो देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 years अंटिल 2002, और उन्होंने 12 साल तक एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया है जो कि 1990 में बना था 2002 तक। फिर अक्टूबर 2002 में किंग गायेंद्रा, जो कि सिटिंग द मायोस्ट, तो uprising in the countryside as his reason began taking over different aspects of the government with the army's assistance, and the king then finally took over as the head of the government in February 2005. So in November 2005 the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement, and the agreement signaled to the larger public as imminent return to democracy and peace. In 2006 this people's movement for democracy began gaining immense force, and it repeatedly refused the small concession that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. So in 2008 Nepal became a democracy after abolishing the monarchy, and so finally इसका conclusion क्या रहा कि नेपाल ने डेमोक्रेसी खत्म करके मोनार्की को कब एबॉलिश किया था, खत्म किया था 2008 में, ठीक है। और इवन आई एम हैविंग द एक्चुअल डेट, इट्स ऑन 28th of May 2008. Okay, now move on to the second important purpose of the constitution. What is that? It is to define the nature of country's political system. अगर हम कहें कि कंट्री का जो नेचर है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सो उसको डिफाइन करना। For example, Nepal's earlier constitution stated that country was to be ruled by the king and his council of ministers. अब अगर हम यही एग्जाम्पल लें कि जितना भी पुराना था, कि नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो क्या कहता है कि कंट्री का जो रूल था वो किंग के हाथ में था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी, राइट। तो और जो उसके मिनिस्टर्स वगैरह थे, राइट। तो इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies. So it actually means कि जो constitution है वो बहुत ही important role play करता है। अगर कुछ भी important guidelines हमारे बनने होते हैं, ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करता है अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट हमारे डिसीजन मेकिंग को किस तरह से गवर्न करने वाली है और सोसाइटीज में वो चीज किस तरह से अप्लाई होने वाली है, ठीक है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. तो यूजुअली क्या होता है, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि हम लोग जो लीडर्स चूज करते हैं वो हमारे बिहाफ पे अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को यूज करते हैं। लाइक हमने उनको चूज किया है तो हमारे डिसीजन भी इनडायरेक्टली उसमें रोल प्ले करते हैं, राइट। अब जब वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग के बिहाफ पे। लेकिन तब भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि लीडर्स लोग जो होते हैं वो हमारे जो पावर उनको मिल गई है अब हमारे थ्रू, हमने उनको इलेक्ट किया है, लेकिन उस पावर का वो कभी कभी मिसयूज करते हैं, अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट
यूजुअली सेफ गार्ड जो होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो मिसयूज है अथॉरिटी का कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बेलो। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बता रखी है जिसमें ये चीज दिखा रहे हैं कि किस तरह से अथॉरिटी का मिसयूज किया गया, ठीक है। नो नीड टू रीड दिस, लेट्स रीड फर्दर। अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग कि एक सेकेंड, हाँ, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कुछ कुछ रूल्स बनाता रहता है। उसमें रूल्स में क्या होता है कि जो हमारी अथॉरिटीज जो मिसयूज करी थी पावर्स को, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो वो फालतू के अपने अपने पावर्स को मिसयूज करके जो फालतू काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, उनको पकड़ा जा सके और वो गलत काम ना करें। तो इसके लिए भी है आगे आगे रूल्स। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ लॉज तो इस पे फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे बने हैं, राइट। Do you recall the chapter in the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experiences in school from your class 7 book? देखो क्लास 7 बुक में आपको याद होगा कि आपका जो उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था दलित राइटर जिसका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसका एक्सपीरियंस बताया हुआ था। लेकिन इस चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। देखो आज तक भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत रहा है कि अगर कोई दलित है, SC STs है या कोई भी कास्ट है तो उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, राइट। अब जैसे वो दलित था तो उसका एग्जाम्पल इलस्ट्रेट होता है यूजुअली, ठीक है। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizens can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth। और हमने ये भी देखा कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो राइट एक ये फंडामेंटल राइट है जो कि क्या हमारे को गारंटी करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के, रेस के, जेंडर या फिर आप कहाँ पैदा हुए उन जगहों के बेसिस पे। तो राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है, ठीक है। नाउ another important function that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। एक और अच्छी बात कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक important function जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इसमें डाला हुआ है डेमोक्रेसी में, कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं, वो जो कम पावरफुल लोग हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको जबरदस्ती किसी काम के लिए फोर्स ना करें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। और जैसे कुछ लेस पावरफुल पीपल होते हैं ना, जो कि हमारा नहीं, वो पावरफुल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर उनके ऊपर जो जो लोग पावरफुल हैं वो अपना राज चलाएंगे। तो ये चीज भी इंश्योर करी गई कि ऐसा ना हो, ठीक है। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब ये जो है ये भी एक ऐसी सिचुएशन को बताता है क्लासरूम में, बट लेट इट बी। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन, देखो ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि जो एक पावरफुल लोग हैं वो लेस पावरफुल लोगों को डोमिनेट करते हैं या फिर उनको जबरदस्ती काम कराते हैं, फोर्स करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि एक्शंस लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी राइट्स लिखे गए हैं या फिर जो फंडामेंटल राइट्स बने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें हर चीज के अगेंस्ट एक एक्शन लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे लिखा हुआ है कि वेयर अ मेजोरिटी कैन कॉन्टिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। और जो अपने स्टोरी बोर्ड भी देखा होगा ऊपर, तो इसमें एवरी सोसाइटी का मतलब कि आप कह सकते हो कि इज प्रोन टू दिस टिरानी ऑफ द मेजोरिटी, राइट। टिरानी व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि आपका जो पावरफुल पीपल होते हैं या फिर कोई भी लोग जो भी हैं डोमिनेटिंग, वो अपना लेस पावरफुल लोगों पर अपना राज चला रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, ये सब चीज, ठीक है। तो हमारे को ये चीज दिखाई गई इसमें, इस वाले स्टोरी बोर्ड में, कि किस तरह से मेजोरिटी लोग जो है वो उन पर अपना राज चलाते हैं, उनके साथ इनजस्टिस करते हैं, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज भी इंश्योर की थी कि जो लोग माइनॉरिटीज में आते हैं उनको मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो कहीं से अपना एक्सक्लूड ना कर रहे हो, कि जो भी चीजें रूटीनली मेजोरिटी को अवेलेबल होती है तो वो माइनॉरिटी को भी अवेलेबल हो, ठीक है।
Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. तो अब दूसरा रीजन अगर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब इसमें क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था, राइट। तो उसकी वजह से जो टिरानी थी, टिरानी मतलब जो इनजस्टिस हो रहा था या जो मेजोरिटी वाले लोगों का डोमिनेशन हो रहा था माइनॉरिटी वाले लोगों पे, तो वो चीज खत्म हो पा रही थी। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करी थी, दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक तो होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और एक होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, राइट। इंटर कम्युनिटी में क्या होता है, इंटर से ही देखो कि मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर कम्युनिटी, कि दो कम्युनिटीज बन गई, एक का नाम कुछ भी समझ लो दूसरे का नाम कुछ है, तो जो एक कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, राइट। ये हो गई इंटर कम्युनिटी। और इंट्रा कम्युनिटी में क्या होता है कि जो डोमिनेशन होता है वो एक ही कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी तो एक ही बनी हुई है, उन्हीं के बीच में किसी ना किसी लोगों के बीच में डोमिनेशन हो रहा है, ठीक है, वो इंट्रा है, मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर अंदर। नाउ अगर हम थर्ड सिग्निफिकेंस देखें तो द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कि थर्ड रीजन क्या है मेनली कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ने का, कि हमें अपने आप को अपने आप से ही बचाना। थोड़ा वियर्ड नहीं लगा ये सुनने में कि अपने आप को अपने आप से ही बचाना? भाई हम तो ह्यूमन है, जानवर थोड़ी है जो अपने आप को ही बचाना पड़े। लेकिन दिस में साउंड स्ट्रेंज, ऑब्वियसली हम लोग को सबको ऐसे स्ट्रेंज सा लगा कि ये क्या, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this. कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने ही ऐसे रूल्स बना लेते हैं या फिर कोई इश्यू ऐसा हो जाता है कि उसमें इतना स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट चले जाते हैं कि हम लोग को खुद समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं और हम उस रूल्स के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, हम लोग गलत कर रहे होते हैं। तो उन गलत चीजों से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे को हेल्प कर रहा है इन चीजों में भी, अपने आप को ही अपने ही गलत डिसीजन से बचाने में, राइट। अब सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट अ कंट्री बिलीव्स इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को किस चीजों में भी हेल्प करता है कि कुछ कुछ डिसीजंस जो हम लोग ऐसी कंडीशंस में ले लेते हैं जब बहुत दुखी होते हैं या ऐसी कंडीशन में फंसे होते हैं जब हमें और कुछ नहीं सूझ रहा होता, तो हम ऐसे कोई डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें लगता है सही है लेकिन ऑफिशियली वो चीज गलत होती है, राइट। तो उससे हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैव become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right, which means कि जो कुछ हमारे को मतलब ऐसा लगने लगा कि डेमोक्रेसी में ऐसे कुछ लोगों की भी जरूरत है या फिर ऐसे पार्टी की जरूरत है जिसमें हम लोग को जो डिक्टेटर्स वगैरह हैं उसमें या फिर स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर्स हैं, तो ऐसे टाइप वाले लोगों की जरूरत है कि जो लोग उन लोगों के अगेंस्ट बोल सकें, जो लोग एंग्रीनेस में या बिटरनेस में, हम जैसे कह सकते हैं गुस्से में आके अपनी स्पीच बोलते हैं, अपना उसके अगेंस्ट वो चीज कर सकें, हम लड़ सकें, ठीक है। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all their interest. तो अगर आप देखो इस इमोशन से देखते हुए तो they may not realize that in long term dictatorial rule goes against all their interest, कि जो डिक्टेटरशिप वाला रूल है वो सबके इंटरेस्ट के बाहर जाता है। अगर देखा जाए कि लंबी उसमें देखें हम लंबी रेस में कि अगर हमें आगे बहुत दूर तक जाना है तो उसमें जिंदगी यार बहुत बड़ी होती है, उसमें हमारा जितना भी गवर्नमेंट वाला रोल है वो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर उसको ही हम डिक्टेटरशिप में दे दें, मतलब कि एक ही कोई बंदा किंग है, राजा है और वो ही अपने डिसीजन लेगा, ना हमसे पूछ रहा है ना कुछ, तो वो चीज तो गलत हो जाती है। तो हम लोग सबको ही इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज में, हम लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. तो एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर जो बेसिक राइट्स हैं वो खत्म हो जाए या वो चेंज होए। ना ही वो ये चाहता कि जो इजी ओवरथ्रो है प्रोविजंस का, जो हमारे सिटीजन्स को राइट्स देता है और जो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम की प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, कि जो राइट टू फ्रीडम है या फिर राइट्स हैं जो सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट करता है, तो वो हमेशा बना रहे, राइट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, राइट। तो अब हमें समझ आ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
Now let us try to understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules stating some key features of the Indian Constitution. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं वो हम लोग इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे. इन दिस पार्ट 1 वी ऑलरेडी कवर्ड जो नीड हमारी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस वाले पॉइंट को हमने कवर किया है. लेट मी शो यू द नोट्स ऑफ दिस. सी दिस. इसमें मैंने आपको बताया हुआ नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उसमें से जो मेन पॉइंट्स थे कि क्या क्या जरूरतें हैं उनको एक साथ लिख दिया. तो जब भी आपको ये नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ना पड़े आप डायरेक्टली पॉइंट्स पढ़ो और आपका चैप्टर अपने आप कवर अप हो जाएगा. राइट. अब अगर हम देखें कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स बनने में आप ये वाला देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं ये मैंने दिए हैं, तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में आई विल प्रोवाइड यू दिस. नाउ दीज आर 2 क्वेश्चंस जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज जो है उसके ही 2 क्वेश्चंस हैं एंड ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. इसमें आधा चैप्टर थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला. तो ये मैंने इसके प्रॉपर आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बाकी वी कैन प्रोवाइड इन द शॉर्ट वीडियो. इज इट क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो एक सेकेंड. अब देखो मैंने ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट कर दिया, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं करा, इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया है. अब इसकी स्टडी करो. जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं ये वाले, इसका एक ये वाला जो पेपर है एंड दिस वन. ओके, ये आप लोग अपने नोट्स वाली कॉपी में लिखो एंड लर्न दीज. राइट. और बाकी just wait for the next video. It's coming soon. और बाकी if you have any doubt just comment down and I'll reply you as soon as possible, although I reply so soon. और all the very best. पढ़ाई करते रहो. Okay.